आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। हमारा आज का टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। हम आज जानेंगे केमिकल इक्वेशन होता क्या है और उसको बैलेंस कैसे किया जाता है और बैलेंस और अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता क्या है। सो गाइस चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो पहले हम आज का टॉपिक दे देते हैं क्या। तो ये हो जाएगा हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। तो ये है हमारा आज का टॉपिक केमिकल इक्वेशन। ये मत समझना कि यार बीच में स्मॉल आई क्यों लिखा है, मेरा स्टाइल है स्मॉल आई लिखने का वैसे। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे। तो केमिकल इक्वेशन तो हम आज हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन होता क्या है, बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन होते क्या है, हम कैसे किसी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ये सब आज हम लोग जानेंगे। तो पहली बात तो ये कि आखिर भाई केमिकल इक्वेशन होता क्या है। आपको क्या पता है कि इक्वेशन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये तो पता होगा, होगा कि नहीं होगा? चलो ये बात पता है आपको, वो मुझे पता है कि आप सबको पता होगा। और नहीं पता है तो मेरा जो पिछला वीडियो है वो इसी पे है, केमिकल रिएक्शन पे आप जाके देख सकते हैं। जिनको नहीं पता है, जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है। चलो देखते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन का होता क्या है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं a symbolic representation of chemical reaction with the help of different sign is known as chemical equation। चलिए गाइस देखते हैं, हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। सो गाइस हम क्या लिख रहे थे, तो केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन तो देखेंगे। द symbolic representation of chemical equation, chemical equation, sorry, chemical reaction, the symbolic representation of chemical reaction with help of symbols and formula, with the help of symbols and formula is known as। So guys हमने क्या लिखा, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो गाइस मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोलता हूं कि जो भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को, क्या चीज को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम किसी सिंबल में, उसके सिंबल का इस्तेमाल करके और उसके फॉर्मूला का इस्तेमाल करके जब हम उसी रिएक्शन को दोबारा से लिखते हैं, यानी उसको राइट करते हैं, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं गाइस, उसी चीज को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। उसी चीज को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि हम पहले क्या लिख रहे थे, हम एक एग्जांपल ले लें। मान लो हम जिंक के साथ हम HCl का रिएक्शन करवाएं, इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाएं। तो गाइस हम पहले क्या लिख रहे थे, तो पहले हम लिख रहे थे जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अस जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या ये हम लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे? हम ऐसा लिख रहे थे, कुछ ऐसा ही लिख रहे थे। लेकिन जब हम केमिकल इक्वेशन पढ़ लेंगे तो उसका क्या लिखेंगे, जिंक का जो सिंबल होता है Zn, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है HCl। यानी जब इसका दोनों का रिएक्शन होगा, Zn प्लस HCl का रिएक्शन होगा, तो वो हमको देगा ZnCl2 प्लस H2 गैस का इवोल्यूशन होगा। अब आप पूछोगे कि सर बताइए आप H2 गैस का इवोल्यूशन क्यों करवा दिए? तो गाइस याद करिए, जब मैंने ये वीडियो पढ़ाया था क्या, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैंने आपको जब बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, उसमें मैं बताया था कि H2 गैस इवॉल्व करता है, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस है। क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस है। उससे ही पहले बताया था कि एसिड, जब कोई भी एक एसिड, थोड़ा सा 9th क्लास या फिर 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब कोई एसिड
किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल साल्ट बनाता है। क्या बनाता है? मेटल साल्ट बनाता है। और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करवाता है। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल। ये बात समझ में आ गई? The symbolic representation of chemical reaction with the help of symbols and formula is known as chemical equation. एग्जांपल देखते हैं कि आखिर भाई एग्जांपल है क्या। तो एग्जांपल था मेरा पहला, हम लेते हैं जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड gives us zinc chloride plus H2 या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन, ना बोलते डायरेक्ट हाइड्रोजन। तो क्या हुआ भाई? जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अस जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है? ये हमारा केमिकल रिएक्शन है कि जब हम बोले कि जैसे मान लीजिए जिंक है और जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है कि नहीं बनाता है? तो उसी प्रकार से गाइस Zn का जो सिंबल होता है वो होता है Zn, यानी जिंक का Zn, इसका होता है HCl, इसका होता है HCl, ये हो गया ZnCl2 और ये हो जाएगा H2 गैस। होगा कि नहीं होगा? तो जब हम ये लिखेंगे तो इसको जब हम रीराइट करते हैं, क्या करते हैं? इसको हम रीराइट करते हैं और फिर हम बनाते हैं Zn सॉलिड प्लस HCl और ये हो गया हमारा ZnCl2 प्लस हो जाएगा H2 गैस का इवोल्यूशन। होगा कि नहीं होगा? तो ये जो है ये क्या है गाइस? जो Zn प्लस HCl प्लस ZnCl2 प्लस H2 गैस का इवोल्यूशन है, ये क्या है? तो ये है केमिकल इक्वेशन। ये क्या है? केमिकल इक्वेशन। आप सब देखे होंगे, मान लो आप सबका स्कूल का नाम कुछ और होगा और घर का नाम भी कुछ और होगा, लेकिन आपके जो दोस्तों के बीच का नाम होगा वो कुछ और होगा। ऐसा कुछ होगा जो आपको आपके दोस्त के बीच में एक सिंबल देता होगा। क्या देता होगा? एक सिंबल देता होगा आपको अपने दोस्तों के बीच में। वैसे ही क्या होता है यहाँ पे जिंक का Zn प्लस HCl प्लस ZnCl2 प्लस H2, ये केमिकल इक्वेशन हो गया। ये इसका सिंबल होता है। अब गाइस आप सोच रहे होंगे सर आपने सिंबल कैसे लिख दिया? हमें तो भाई सिंबल पता ही नहीं है। तो गाइस आपने 9th में जरूर पढ़ा होगा कि सिंबल आखिर क्या होता है। आपको एटलीस्ट 20 तक यानी जो होगा फर्स्ट 20 मेटल्स का तो नाम और उसका सिंबल जरूर याद होगा ही होगा। और बाकी आप ऐसा करना कि 30 तक का याद कर लेना। किस तक? 30 तक का याद कर लेना। या फिर मैं हो सकूंगा तो एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा फर्स्ट 30 मेटल का और उसका सिंबल्स का। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ठीक है, तो ZnHCl प्लस ZnCl2 प्लस H2 ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। यानी सिंबॉलिक और फॉर्मूला का यूज करके मैंने इसका रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया। उसी चीज को हम बोलते हैं क्या? केमिकल इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये जो साइड हो जाएगा ZnCl2 प्लस H2, ये हो जाएगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट और ये हो जाएगा रिएक्टेंट। ऐसा था ना? चलिए तो आप इसको जल्दी से फटाफट नोट कीजिए, फटाफट। सो गाइस नोट हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? पहले बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्या समझिएगा? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का कंसेप्ट समझना है। चलिए देखते हैं। तो गाइस मैं क्या बोलता हूं कि 9th क्लास में आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जरूर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा। ये बताइए होता क्या है? तो ये बताइए होता क्या है? आप हमसे ये पूछ रहे होंगे कि सर ये होता क्या है? आपको पता होगा, अच्छी बात है। जिनको पता है, नहीं पता तो बात सुनेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? ये कहता है कि जो प्रोडक्ट साइड, जो रिएक्टेंट साइड और जो प्रोडक्ट साइड
का जो हमारा मेटल होगा या फिर जो एलिमेंट होंगे उनका मास आपस में बराबर होना चाहिए, यानी द मास ऑफ रिएक्टेंट इज मस्ट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। तो उसी चीज का यूज करते हुए, हम उसी चीज का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या इसका मास और इसका मास, यानी जो रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट का मास है, क्या वो सेम है? क्या वो सेम है? तो जी नहीं, ये सेम नहीं है। आपको देखना होगा क्या यहाँ पे Zn एक Zn तो सेम है, Cl यहाँ पे 2 है गाइस, यहाँ पे Cl एक ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो उसका मास जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। इस इक्वेशन के लिए रिएक्टेंट मास is not equal to product mass, is not equal to product mass। So guys देखिए, क्या इस इक्वेशन के लिए मास बराबर है? तो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इक्वेशन अब दो प्रकार के हो गए, एक हो गए बैलेंस्ड इक्वेशन, एक हो गए नॉन बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। हो गया कि नहीं हो गया? तो गाइस जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होते हैं वो क्या होते हैं? तो जब मेटल यानी जो नंबर ऑफ एटम है वो अगर रिएक्ट, अब आप सोच रहे हो सर मास से एटम पे क्या चलेगा, चलिए हम मास पे डिफरेंस बताते हैं। तो गाइस हम क्या बोलते हैं, जब रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर ना हो तो हम उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन, और जब रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर हो तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। एक दूसरी तरफ यानी एटम के लैंग्वेज में समझना, एटम के लैंग्वेज में, ये क्या होगा मास के लैंग्वेज में, अब एटम के लैंग्वेज में समझते हैं। तो गाइस क्या Zn का यहाँ कितना एटम है? तो लिखते जाना नीचे, एक H का एक, Cl का 2, यहाँ पे Zn एक, यहाँ पे Cl 2, यहाँ पे 2। तो गाइस एक Zn और एक Zn बैलेंस्ड, यहाँ पे एक Cl है और एक H है और एक Cl है, और यहाँ पे भाई Cl 2 है, यहाँ पे H 2 है। तो हम क्या यहाँ एटम का मास बराबर है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में? यहाँ रिएक्टेंट में जो एटम है वो है 3, और जो प्रोडक्ट में एटम है प्रोडक्ट एटम है 5। तो क्या रिएक्टेंट एटम और प्रोडक्ट एटम आपस में बराबर है? क्या बताइएगा, क्या रिएक्टेंट एटम प्रोडक्ट एटम आपस में बराबर है? तो नहीं है। यानी हम ये बात कह सकते हैं, एटम होता क्या है आपको पता है कि नहीं पता? गाइस अगर आपको नहीं पता कि एटम क्या होता है तो मैं बता देता हूं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which cannot be further divided into any smallest substance by any physical means, यानी ऐसा सब पार्टिकल जिसको हम उससे आगे, सबसे छोटा पार्टिकल जिसको उससे आगे हम किसी फिजिकल मींस के द्वारा उसको हम तोड़ नहीं सकते, उसी को बोलते हैं एटम। तो क्या आप हमको बताना क्या यहाँ पे एटम और यहाँ पे एटम क्या बराबर है? क्या प्रोडक्ट एटम क्या रिएक्टेंट एटम के बराबर है? तो नहीं है। इसका मतलब नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। इसी वजह से, किस वजह से? तो जो प्रोडक्ट का जो रिएक्टेंट एटम है वो बराबर नहीं है प्रोडक्ट एटम के, या फिर जो रिएक्टेंट मास है वो बराबर नहीं है प्रोडक्ट मास के, तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब बात करते हैं थोड़ी बैलेंस की। तो गाइस मुझे बताओ, तो हम बात करते हैं किसकी बात करेंगे? तो हम बात करेंगे बैलेंस्ड की। तो यहाँ पे हमको दिख गया कि जब कोई चीज में दो रिएक्टेंट मास और प्रोडक्ट मास बराबर नहीं है तो उसको अनबैलेंस्ड बोलते हैं। इसका मतलब कि जब हम रिएक्टेंट के मास को और प्रोडक्ट के मास को बराबर कर देंगे या फिर पहले से हो तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन, या फिर जब हम रिएक्टेंट के एटम को प्रोडक्ट के एटम के बराबर कर देंगे या फिर पहले से हो तब हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी, और इसको मत लिखना, इसको लिखना नहीं है,
वैसे इसको समझना होगा कि मान लो कहीं भूल गया तो मैं वीडियो दोबारा से देख लेना, इसको लिखना नहीं है, चाहे लिख भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। चलो गाइस, तो आप अभी इसको नोट कर लिए होगे। तो अब हम अलग से टॉपिक डालेंगे, अब हम अलग से टॉपिक डालेंगे कि बैलेंस इक्वेशन क्या होता है और नॉन बैलेंस इक्वेशन होता क्या है, और उसके बारे में पूरा डिटेल में हम देखेंगे कैसे हम किसी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। चलिए देखिए, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए और मैं इसको रब करता हूँ, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आराम से इसको नोट कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम बैलेंस और अनबैलेंस की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे। तो हम केमिकल इक्वेशन को लिख कैसे सकते हैं, यानी क्या वे है लिखने का, क्या स्टेप्स है लिखने का, क्या वे है लिखने का, ये हम थोड़ा सा देखते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो भाई हम क्या बोल रहे थे, पहला स्टेप, हम स्टेप लिखेंगे, टॉपिक डाल लेते हैं, स्टेप्स टू राइट, स्टेप्स टू राइट केमिकल इक्वेशन, स्टेप्स टू राइट केमिकल इक्वेशन। चलो देखते हैं, देखेंगे। तो मैं क्या बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं कि इसके लिखने के कुछ स्टेप्स हैं। पहले हम क्या करते हैं, तो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं जो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है उसके एटम यानी उसके सिंबल्स को या फिर उसके फॉर्मूलाज को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जैसे कि कुछ हम लोग अट्रैक्टिव बनने के लिए क्या करते हैं, हम लोग अट्रैक्टिव बनने के लिए क्या करते हैं, तो भाई अपने आप को थोड़ा सा परफ्यूम तरफ्यूम मारे, थोड़ा सा फेस वॉश किए, उसके बाद थोड़ा अच्छे से करके जा रहे मस्त, तो हम अट्रैक्टिव यानी फॉर अट्रैक्टिव लुक। तो हम क्या करते हैं, स्टेप टू राइट केमिकल इक्वेशन में पहले क्या करते हैं, हम उसके सिंबल्स और फिर फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई symbols and formula of atom या फिर molecule used in chemical reaction। यानी हम सिंबल्स और फॉर्मूला को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो यूज हुआ रहता है केमिकल रिएक्शन में, पहला स्टेप। अब हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा रूप सज्जा करते हैं, यानी उसका थोड़ा सा मेकअप चेकअप करते हैं कि आखिर भाई रिएक्शन लिखे उसका मेकअप करते हैं। तो मेकअप करने से पहले क्या करेंगे, दूसरा स्टेप देख लेते हैं, दूसरा स्टेप क्या होगा। तो हम लिखते हैं फिजिकल स्टेट, यानी उस चीज का फिजिकल स्टेट लिखते हैं, यानी नेक्स्ट वी राइट फिजिकल स्टेट ऑफ एटम और या फिर मॉलिक्यूल, एटम या फिर मॉलिक्यूल का हम फिजिकल स्टेट लिखते हैं। कैसे, तो सॉलिड एक हो गया, एक फिजिकल सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस, होता है। तो गाइस हम सॉलिड के लिए स्मॉल एस लिखते हैं, लिक्विड के लिए स्मॉल एल लिखते हैं और गैस के लिए स्मॉल जी लिखते हैं। ठीक, तो ये है सिंबॉलिक यानी फिजिकल स्टेट लिखने का तरीका। जैसे मान लो अभी मैंने लिखा था जिंक सॉलिड, ये क्या है, ये इसका फिजिकल स्टेट, मैंने क्या लिखा, इसका फिजिकल स्टेट लिखा जिंक सॉलिड, प्लस क्या था HCl लिक्विड, HCl लिक्विड में होगा, तो HCl लिक्विड, और हमको ये क्या दे देगा, तो हमको दे देगा ZnCl2 सॉलिड प्लस H2 प्लस H2 गैस। तो हमको क्या दिखा, हमको यहाँ पे S यानी हमको क्या रिप्रेजेंट किया सॉलिड, यहाँ पे L यानी लिक्विड, यहाँ पे G यानी गैस। तो ये था फिजिकल स्टेट लिखने का तरीका हमारे किसी भी एटम मॉलिक्यूल का। और हमने क्या किया, जिंक का पहले हम सिंबल आइडेंटिफाई किए, Zn का, Zn यानी जिंक होता है, तो हम पहले से नोन था हमारे लिए, फिर हमने उसको आइडेंटिफाई किया, हमने देखा पीरियोडिक टेबल में इसका सिंबल होता क्या है और तब हमने लिखा, या फिर हमको पहले से नोन था।
और उसके बाद हमने क्या किया, उसका फिजिकल स्टेट लिखा। ठीक गाइस, समझ में आ गया। और एक और चीज हम लिख सकते हैं, चल छोड़िए वो आगे बढ़े। दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं हीट चेंज। हम क्या लिख सकते हैं, हीट चेंज लिख सकते हैं, हीट चेंज। इसका अगला हो जाएगा हीट चेंज। हीट चेंज क्या होगा गाइस, तो वी राइट हीट चेंज कहने का मतलब कि वहां से क्या हुआ, हम हीट उसमें दिए या फिर हीट हम उसमें से निकला, हीट उसने अब्सॉर्ब किया या फिर हीट उसमें से निकला, तो उसी चीज को हम बोलते हैं हीट चेंज। जैसे कि मान लो, जैसे कि मान लो मैं क्या बोलता हूं, तो हम मान लो कुछ कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, पानी के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड का जब हम रिएक्शन पानी के साथ करवाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बनेगा बताइए, बताइए और क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और क्या बनेगा, तो गाइस हम क्या बोलते हैं, चलो उसका एग्जांपल छोड़ो, अब उससे पहले आते हैं, चलो छोटा एग्जांपल लेते हैं। तो मैं क्या बोला, कार्बन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन सॉलिड जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ, तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्लस कुछ हीट एनर्जी को रिलीज करता है, प्लस कुछ हीट एनर्जी को रिलीज करता है। तो ये हीट एनर्जी, यानी हमने क्या लिखा, हमने इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में हीट एनर्जी को लिखा, यानी हीट चेंज लिखा। क्या लिखा, हीट चेंज लिखा। हमने क्या लिखा, हीट का चेंज लिखा। तो ये था हीट चेंज इन केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका, यानी एक अट्रैक्टिव बनाएगा। जैसे हमने लिखा जेड कार्बन सॉलिड O2 गैस गिव्स अस कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हीट एनर्जी। अरे मुझे देखने में अट्रैक्टिव लगा, मुझे मतलब पूरा इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन है क्या, तो ये जो इक्वेशन है वो हमको सब चीज बता रहा है, हमको सब चीज बता रहा है कि इस पूरे रिएक्शन में हो क्या रहा है। हमको ये पूरा के पूरा तरह एकदम सामने सामने दिखा रहा है, पूरा विजुअलाइज कर रहा है कि इक्वेशन में हो रहा होगा आपस में कार्बन ऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और साथ ही साथ हीट एनर्जी कुछ रिलीज कर रहा है। ये हमको साथ ही साथ सब बता रहा है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या हो सकता है, तो आगे हो सकता है कुछ कंडीशन, कुछ कंडीशन। हम क्या लिख सकते हैं, कंडीशन, कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। गाइस आपको ये समझ में आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आप समझते हैं। तो कंडीशन कुछ होता है कि जिसके अंतर्गत, यानी कुछ कंडीशन, जैसे अब मैं बताता हूँ, ये आप काहे पढ़ रहे हो अभी बताओ मुझे, सबसे सिंपल एग्जांपल, आप पढ़ क्यों रहे हो, व्हाई आर यू स्टडिंग, आप इसलिए स्टडी कर रहे हो, आप इसलिए पढ़ रहे हो कि हमको फ्यूचर में, हमको फ्यूचर में जाके कुछ बनना है, कुछ बनना है, यानी हमको कुछ अर्न करना है, मनी अर्न करना है जिससे हमारा घर परिवार चलेगा, यानी हमको कुछ आगे बढ़ना है। दूसरा इसी चीज से, और तुम यही चैप्टर अभी क्यों पढ़ रहे हो, अभी यही चैप्टर तुम इसलिए पढ़ रहे हो कि तुम्हारा कुछ ना कुछ कंडीशन है, कंडीशन इन द सेंस कि तुम्हारा जरूर बोर्ड का एग्जाम है जिसका सिलेबस में ये है कि तुमको इसको पढ़ना ही होगा, इससे क्वेश्चन आएगा, इसलिए तुमको ये पढ़ना ही होगा। यानी ये तुम्हारे लिए एक कंडीशन है ये चैप्टर पढ़ने का, यानी तुमको पढ़ना है क्योंकि, क्योंकि वो जो तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें ये पूछा जाएगा। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं कोई रिएक्शन आपस में क्यों होगा, कोई रिएक्शन आपस में क्यों होगा, तो उसके लिए वहां पे हमें कुछ कंडीशंस देना पड़ता है कि वो कोई रिएक्शन आपस में हो, यानी कोई रिएक्शन आपस में हो, इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस देना पड़ता है। जैसे कि, जैसे कि इसका मैं क्या एग्जांपल बता रहा था, तो एग्जांपल देखेंगे, तो मैं क्या बोलता हूं, हाँ चलो मैं ये बोलता हूं कि हम क्या किए, हम क्या किए, H2O लिए, सिंपल सा H2O लिए, H2O लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको कहना है क्या, इसको ब्रेक कर, इस कंपाउंड को ब्रेक करना है, इस कंपाउंड को ब्रेक करना है, तो हम क्या करते हैं,
इसके थ्रू हम H2O के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं और ये बन जाता है H2, H+ और O माइनस, H+ और O माइनस। H2O बन जाता है 2H+ 2H+ प्लस O माइनस, 2H+ प्लस O माइनस में बनता है कि नहीं बनता। यानी जब हम H2O को, यानी ये क्यों रिएक्शन, ये प्रोसीड क्यों किया, हम H2O को ब्रेक करना चाहें तो हमने उसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया, तब जाके रिएक्शन प्रोसीड हुआ, यानी तब जाकर रिएक्शन आगे बढ़ा। तो ये हमने एक कंडीशन डाला वहां पे, हमने क्या कंडीशन डाला कि जब हम H2O से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो H+ और O- आयन में वो टूटेगा ही टूटेगा। समझ में आया गाइस। तो ये था एग्जांपल कंडीशंस का। बहुत सारे ऐसे होते हैं, कभी कभी कुछ कैटलिस्ट आ जाते हैं कंडीशन के रूप में, कभी कभी हीट आ जाता है, और जैसे जैसे हम आएगा आगे हम बताते जाएंगे आगे। तो ये कुछ कंडीशंस थे, तो आप इसको फटाफट नोट कर लेना, फटाफट इसको नोट कर लेना। जैसे कि एक और एग्जांपल है इसका, एक और एग्जांपल हमारे से रिलेटेड है, तो क्या है तो देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस O2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O gives us, carbon dioxide plus H2O gives us glucose, glucose का लगा है C6H12O6, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन, और प्लस हमको कुछ एनर्जी निकलता है, कुछ एनर्जी नहीं, एनर्जी एनर्जी नहीं, एनर्जी रिवर्स ब्रेक होगा तब एनर्जी निकलता है। तो CO2 plus H2O gives us C6H12 plus O2 in a presence of, इन प्रेजेंस ऑफ, आपको याद होगा क्लोरोफिल इक्वेशन क्या था, क्लोरोफिल इक्वेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल, सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी सनलाइट यहाँ पे होना चाहिए, सनलाइट प्रेजेंट में कहाँ पे, तो क्लोरोफिल में, कहाँ पे तो क्लोरोफिल में, सनलाइट के प्रेजेंस में C6 यानी 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 6O2 प्लस 6O2 H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और किस चीज का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी एक कंडीशन हो सकता है, सनलाइट और क्लोरोफिल, यानी ये है कंडीशन का एग्जांपल, यानी कुछ कंडीशन का एग्जांपल। तो फटाफट नोट करेंगे। चलो भाई, तो आपको ये अभी तक हमने नोट कर लिया, और नहीं क्या वीडियो पॉज करेंगे और नोट करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टेप क्या होता है केमिकल इक्वेशन का लिखने का। यानी ये सब होता है, ये स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, ये होता है केमिकल इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को एक रूप से, यानी एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए, एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। और जो ये होता है, ये मेन होता है थीम, जिससे हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, मेन थीम होता है। यानी ये 4 पॉइंट को हम मिला के पूरे एक केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, पूरा एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन जो हमें पूरी तरह से बता देगा कि उस रिएक्शन के अंदर क्या चल रहा है। सो गाइस, अब हम यहां तक तो पढ़ लिए, आपको अच्छे समझ में आ भी गया होगा। तो आप जाने से पहले, मैं यहाँ तक ही आज पढ़ाऊंगा और अगले वीडियो में फिर मैं देखूंगा इसके आगे। तो यहाँ जाने से पहले मैं ये कहूंगा कि आपको जो समझ में आ ही गया होगा, तो आप अच्छे से एक लाइक दे देना, और नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट में बता देना क्या नहीं आया, और साथ ही साथ सब्सक्राइब तो कर ही देना, शेयर भी कर देना यार, अपने अकेले मत देखो यार, दूसरे को भी दिखाओ थोड़ा सा, उसको भी थोड़ा सा सीखने दो। कोई बात नहीं, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।